चैप्टर 21 प्रतीक का एक और खून। प्रतीक मनोज की पूरी बात सुनकर कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे गुनाह क्या तुम्हें जिंदा छोड़ने के लायक हैं। ये सुनते ही मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मनोज कहता है, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। प्रतीक अपने पॉकेट से हथियार जो स्टार था उसे निकालते हुए कहता है, कांस्टेबल मनोज, तुम्हारे लिए गए आज तक के गुनाह के लिए आज मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूँ। उम्मीद है कि जेल में जाने के बाद तुम अपने गुनाहों पर पछताओगे। मनोज कहता है, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, तुम जो कहोगे मैं वह करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्रतीक उसके गले पर मारते हुए उसके आवाज को बंद करता है और कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी पहुंच बहुत ही ज्यादा ऊपर तक है न। यहाँ से जाते ही तुम मुझे जान से मार दोगे या फिर मुझे फंसा दोगे। अभी अभी तो इंसाफ करना शुरू किया है, अभी तो आगे और इंसाफ करता ही रहूंगा मैं। प्रतीक कहता है, मैं तुम्हें पहले ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मैं कैसे मारूंगा। मनोज चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। प्रतीक कहता है, कोई फायदा नहीं है, इस सुनसान जगह पर घर खरीदने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए था। पिछले 1 घंटे से मैंने उस पूरे जगह को छान मारा है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ खेत हैं, एक मार्केट है लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तुम्हारी चीखों में इतनी ताकत नहीं है कि वो 1 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सके। मनोज चिल्लाते हुए कहता है, तू मरेगा। प्रतीक कहता है, बिल्कुल मरूंगा क्योंकि जो पैदा हुआ है उसका मरना पक्का है। एक दिन मैं भी मरूंगा लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे जैसे लोगों को खत्म करके धरती से थोड़ा बोझ कम कर दूंगा। प्रतीक उसके बाद अपने स्टार वाले हथियार से मनोज के चेहरे के ऊपर एक कट लगाते हुए कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे शरीर के सारे नसों को काट डालूंगा, उसके बाद तुम तड़प तड़प कर मरोगे। प्रतीक उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए कहता है, तुम दर्द के मारे चीख भी नहीं पाओगे, तुम्हारे गले को बंद को कर रखा है मैंने। प्रतीक आधे नंगे मनोज के शरीर के उन सारे जगहों पर कट लगाना शुरू कर देता है जहां नस हो सकता था। प्रतीक ने मनोज के पूरे शरीर पर कट लगा दिया था। प्रतीक देखता है कि मनोज अपने पूरे ताकत से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके गले से चू शब्द आवाज भी नहीं गूंज रही थी। प्रतीक कहता है, जब तुम उन मजबूर लोगों का फायदा उठाकर उनसे रिश्वत लेते हो और लड़कियों के मजबूरी का फायदा उठाते हो तब वे लोग भी चिल्लाना चाहते हैं लेकिन चिल्ला नहीं पाते हैं। तुम अभी उनके दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे, चलो तुम्हें मरते वक्त उन सबके दर्द का एहसास तो होगा, अब शायद तुम्हारे कुकर्मों में थोड़ी सी रियात मिल जाएगी ऊपर जेन के बाद। प्रतीक उसके बाद उस सूटकेस को लाता है जिसके अंदर नोटों की गड्डी थी जिसे किसी और ने नहीं बल्कि विश्वास सुराना ने इनाम के तौर पर भेजा था जब मनोज ने कहा था कि उसने प्रतीक को नकली केस में अंदर कर दिया है। प्रतीक मनोज के शरीर की तरफ देखता है और जिसके अंदर से खून किसी झरने की तरह बह रहा था। मनोज अब अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा था, उसके मरने में अब ज्यादा वक्त नहीं था। प्रतीक उसके सूटकेस को खोलता है और उसमें से एक गड्डी को अलग रखते हुए कहता है, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, आगे चलकर काफी कुछ करना है, तुम्हारे ये हराम के पैसे से हमारी भी तो थोड़ी मदद हो। ये कहते हुए प्रतीक बाकी पैसों को उसके ऊपर से निकालकर पूरे कमरे में फैला देता है और उसकी शराब जिसे वह पार्टी करने के लिए लाया था उसे वहां पर छिड़क देता है। प्रतीक मन ही मन कहता है, अगर मैंने इसे जलाया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसके चेहरे को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। प्रतीक उसके बाद हर तरफ देखता है तो उसे एक फावड़ा दिखता है। प्रतीक उसे जल्दी से उठाकर लाता है और मरने वाले मनोज से कहता है, मैं अभी तुम्हें और तड़पने देना चाहता हूँ लेकिन क्या करें, तुम्हारे चेहरे को भी तो बचाना है, सिर्फ सर काटकर अलग कर दूंगा तो काम चल जाएगा। प्रतीक फावड़ा उठाता है और एक ही वार में मनोज के शरीर से उसके सर को अलग कर देता है। प्रतीक सर को उठाता है और सूटकेस के अंदर उस स्टार वाले हथियार के साथ डालकर बंद कर देता है ताकि इन्वेस्टिगेशन करने वाले को पता तो चले कि इसके पीछे हाथ किसका है। उसके बाद प्रतीक सूटकेस को बाहर लेकर आता है और अंदर आग लगा देता है। पूरा कमरा धू धू करके जलने लगता है।
प्रतीक सूटकेस को वापस उन लड़कियों के कमरे में रख देता है जहां से वह उसे लाया था। प्रतीक बेहोश पड़ी हुई उन लड़कियों को देखते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि ये लोग सफाई अच्छी देगी। प्रतीक उसके बाद वहां के सारे सबूतों को अच्छी तरह से साफ करता है जिसे देखकर कोई उस तक पहुंच सकता था। उद्धरण चिन्ह। जब प्रतीक को इस बात के ऊपर भरोसा हो जाता है कि उसके खिलाफ यहाँ कोई भी सबूत नहीं है तो वह फिर से दीवार के रास्ते नीचे उतरता है और वहां से चला जाता है। प्रतीक अभी नीचे उतरा ही था कि वह मन ही मन कहता है, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। यह एक सुनसान इलाका है, यहाँ पर कोई आएगा तब तक को सप्ताहें बीत जाएंगी। मुझे ही उन्हें यहाँ बुलाना पड़ेगा। प्रतीक वापस से दीवार फांदकर अंदर आता है और हर तरफ ढूंढने के बाद मनोज के फोन को ढूंढ लेता है। उस फोन को देखने के बाद प्रतीक कहता है, ये फोन तो बटन वाला है। मनोज इसका इस्तेमाल करता था ताकि कोई उसके फोन को चाहकर भी टैप न कर सके। अच्छा दिमाग लगाता था ये। कोई बात नहीं, अब पुलिस को कॉल करता हूँ और यहाँ आने के लिए कहता हूँ। प्रतीक कॉल लगाता है और सामने से कोई उठाता है। तब प्रतीक आवाज बदलते हुए कहता है, आप आयुष्मान राणा बोल रहे हैं क्या? सामने से आवाज आती है, हाँ मैं आयुष्मान राणा बोल रहा हूँ, लेकिन यह नंबर तो कांस्टेबल मनोज का है। आप कौन बोल रहे हैं? प्रतीक कहता है, मैं वही बोल रहा हूँ जिसकी तलाश है तुम्हें। वो खूनी जिसने मेडिकल कॉलेज में घुसकर उस लड़की को जान से मार दिया था। मैं वो खूनी हूँ जिसने अभी अभी तुम्हारे कांस्टेबल मनोज को मौत के घाट उतारा है और फोन करके बुला रहा हूँ। मैं एड्रेस देता हूँ, आ जाओ। प्रतीक उसके बाद आयुष्मान राणा को एड्रेस बताता है और कहता है, एमएलए बिस्वास सुराना से कहना कि यह तो बस शुरुआत है, जल्द उसकी भी कब्र खोदी जाएगी। ये कहकर प्रतीक फोन काट देता है और फोन को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। रास्ते में एक गड्ढे में प्रतीक अपना ग्लव्स फेंक देता है और वापस हॉस्टल पहुंच जाता है। तब आनन फानन में पुलिस की 2 जीप वहां पहुंचती हैं जिसमें आयुष्मान राणा खुद था। जैसे ही वह नीचे उतरता है तो देखता है कि वहां फर्स्ट फ्लोर से धुआं उठ रहा था। आयुष्मान राणा चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से जाओ वहां देखो क्या हुआ है आखिर। सारे लोग दौड़ते हुए वहां के लिए निकल जाते हैं। आयुष्मान रश्मि से कहता है, फॉरेंसिक बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। रश्मि कहती है, लाश? अब तक तो हम अंदर तक नहीं गए हैं। आयुष्मान राणा कहता है, बात ऐसी है कि उसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे खून कर चुका है वह, इसलिए तुम जल्दी से उन्हें बुलाओ यहाँ। रश्मि फॉरेंसिक को बुलाने लगती है। तभी आयुष्मान राणा धीरे धीरे बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। वहां कमरे के बाहर कांस्टेबल्स को खड़ा देखकर आयुष्मान राणा कहता है, तुम लोग बाहर क्यों हो? अंदर। जब आयुष्मान अंदर देखता है तो शॉक के मारे फ्रीज हो गया था। एक बिना सर की लाश चेयर के ऊपर बैठी हुई लगभग जल गई थी। लाश पूरी तरह से झुलस गई थी। आयुष्मान राणा कहता है, जल्दी से इसका सर ढूंढो, मुझे किसी भी कीमत पर इसका सर चाहिए। उसने यहीं कहीं इसका सर रखा होगा। पूरे के पूरे बंगले की तलाशी लो। इससे पहले कि आयुष्मान राणा कुछ कह पाता, एक कांस्टेबल चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर 2 लड़की मिली हैं सर। आयुष्मान राणा उन्हें देखते हुए कहता है, इसे होश में लाओ। उसकी बात सुनकर लेडीज कांस्टेबल उन दोनों लड़कियों को होश में लाने की कोशिश करने लगती हैं। प्रतीक ने उन्हें ऐसा बेहोश किया था कि इतनी जल्दी वे लोग चाहकर भी होश में नहीं आने वाली थी। रश्मि भी तब तक वहां पहुंच गई थी। वह कहती है, फॉरेंसिक टीम आ रही है सर। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है, इन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल भेजो और उसके बाद इनसे पूछताछ करो। रश्मि इस काम में जुट जाती हैं और आयुष्मान राणा फॉरेंसिक वालों के आने का इंतजार करने लगता है। इधर प्रतीक जब वापस हॉस्टल पहुंचता है तो वहां का माहौल काफी अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मार हो जाएगा। प्रतीक सीधा अपने कमरे में जाता है जहां ऋषि और संकेत आपस में कुछ डिस्कस करने में लगे हुए थे। प्रतीक को देखते हुए ऋषि कहता है, अरे यार प्रतीक, आजकल कहाँ गायब हो जाते हो? कोई मिल गई है क्या? अगर ऐसा है तो हमें भी बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं यार। प्रतीक कहता है, बकवास बंद करो,
ये यहाँ का माहौल इतना गर्म क्यों है? संकेत कहता है, वोटिंग के बाद भी कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए ऐसा माहौल है। किसी भी वक्त मार हो सकता है, इसलिए हम अभी तैयारी में लगे हुए हैं। प्रतीक कहता है, ठीक है, तुम लोग प्लान बनाओ। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। कल जब खाने का वक्त होगा तो मुझे उठा देना। ये कहते हुए प्रतीक सो जाता है और ऋषि और संकेत अपने अपने बातों में व्यस्त हो जाते हैं। प्रतीक के सोने के बाद इधर सिद्धार्थ और बाकी सब अपने हॉस्टल के एक रूम में बैठकर एक दूसरे को देखते जा रहे थे। सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग क्या एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो? हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम किसी को अपना मुंह तक दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। जिसे देखो वह मेरी बेइज्जती कर रहा है। लगता है कि सब मुझे एक जोकर समझने लगे हैं। आयुष कहता है, सॉरी भाई, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी चलते हैं, सबको उसकी औकात दिखा देते हैं। आप कहिए, उन लोगों को मैं उनके हॉस्टल में घुसकर मारूंगा। सिद्धार्थ कहता है, चुप जो जाओ बेवकूफ, प्रतीक के बारे में क्या जानते हो? उसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। अपने आप को कराटे का काफी ताकतवर लड़का समझते थे न तुम? मेरे पास ब्लैक है, मैं ये कर सकता हूँ। आप बस ऑर्डर करें। घंटा ऑर्डर करूँ? तू भी किसी काम का नहीं रह गया है। आयुष कहता है, सॉरी भाई, आप चिंता मत कीजिए, अब तो वह खुश होगा, लेकिन जल्द ही उसकी इसी खुशी को हम मातम में बदल देंगे। सिद्धार्थ कहता है, बकवास बंद करो। आयुष कहता है, एक बताओ आखिर भाई, तुम तो अपने मामा जी से मिलने गए थे ना? क्या हुआ उसका? सिद्धार्थ कहता है, हाँ गया तो था मामा जी से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ सब चीजें ही बताई जो वह अभी नहीं कर सकते हैं। प्रत्युष कहता है, इसका मतलब है कि मामा जी ने आपको खाली हाथ वापस भेज दिया? ये पहली बार तो नहीं है न भाई? टू बी कंटिन्यूड। आई